SBN ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सिंह जाट। अब केमिस्ट्री में सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं अपन। अभी ये आपके क्या बोर्ड क्लास में 4 मार्क्स का है और इसमें से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, पर हर साल नहीं आएगा। जैसे इस बार आया था एक न्यूमेरिकल, हमेशा नहीं आएगा। एक आंकिक प्रश्न आएगा, बाकी के इसमें क्या थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो जो आंकिक क्वेश्चन आता है ना, वो एकदम छोटा सा क्वेश्चन आता है। सबसे जो सिंपल आंकिक क्वेश्चन आएगा वो इस चैप्टर में से आता है। बाकी के 3 नंबर के इसमें से क्या आएंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे। वो थ्योरी आएगी बस, है ना। अब विलियन, तो सबसे पहले विलियन की डेफिनेशन देखो। विलियन होता क्या है? तो विलियन क्या होगा, 2 या 2 से अधिक रासायनिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होगा? समांगी मिश्रण देखो, 2 या 2 से अधिक रासायनिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलियन होगा। अब समांगी मिश्रण क्या होता है भाई? समांगी मिश्रण नहीं लिखोगे ना तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे उसमें बोर्ड क्लासेज में, है ना। समांगी मिश्रण क्या होगा? अगर आप 2 पदार्थों को आपस में मिला रहे तो उनको मिलाने के बाद में क्या होगा, आप उनको अलग अलग नहीं देख पाएंगे, वो एकदम एक दूसरे से मिल जाएंगे अच्छे से। जैसे आप पानी और मिट्टी को घोलो तो वो अलग अलग डिफरेंट दिखेगा आपको। पानी को आप चीनी में घोल लो या नमक घोल लो पानी में, ठीक है, तो वो अलग अलग नहीं दिखेंगे, तो वो समांगी मिश्रण होगा। अगर इसकी जगह भी समांगी मिश्रण लिख देंगे तो फिर वो विलियन की डेफिनेशन नहीं होगी। आप समांगी मिश्रण लिखोगे तभी वो सही मानी जाएगी, वरना सही नहीं मानी जाएगी, है ना। तो 2 या 2 से अधिक रासायनिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाएगा? विलियन कहलाएगा। ठीक है, अब इस समांगी मिश्रण या विलियन में क्या 2 चीज़ें होंगी। एक तो क्या होगा, विलय, और एक क्या होगा, विलायक। देखो, विलय और विलायक इस पूरे चैप्टर में चलेंगी ये चीज़ें। विलय क्या होगी? विलय वो चीज़ होती है जिसको अपन उस पानी में मान लो या किसी भी लिक्विड में आप घोल रहे हो तो वो विलय है, और जिसमें आप घोलोगे वो क्या होगा, वो विलायक होगा। जिसमें आप घोलोगे, जैसे तेल और पानी को घोला, ठीक है। अब तेल में अगर आप पानी को घोल रहे हो तो तेल क्या हो जाएगा, जिसमें घोलोगे, मतलब पानी में घोल रहे हो तो पानी विलायक है और तेल क्या होगा, विलय होगा। ऐसे तो जिसमें घोलोगे वो तो विलायक होगा और जिसको घोलोगे वो क्या होगा, विलय होगा। विलय हमेशा है ना कम मात्रा में होता है, और जो विलायक होगा वो हमेशा क्या होगा, अधिक मात्रा में होगा। ठीक है, ये इनकी पहचान होती है। जो विलय होगा वो कम मात्रा में होगा और जो विलायक होगा वो हमेशा अधिक मात्रा में होगा। ये याद रखोगे आप। और विलय कौन सा होगा, जिसको आप घोलोगे, और विलायक कौन सा होगा, जिसमें आप घोलोगे उस चीज़ को। ठीक है, तो ऐसे ये विलय हो गया और ये विलायक हो गया। ऐसे अब अपन ने अब तक क्या देखा, देखो विलियन की डेफिनेशन देखिए। 2 या 2 से अधिक रासायनिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या हो जाएगा, विलियन हो जाएगा। ठीक है, अब समांगी मिश्रण हो गया। अब समांगी मिश्रण या जो विलियन है, इसकी 2 चीज़ें होंगी इसमें, जिसको घोल रहे हैं वो और जिसमें घोल रहे हैं वो। तो जिसमें घोल रहे हैं वो विलायक हो गया और जिसको घोल रहे हैं वो विलय हो गया। ये कम मात्रा में होगा और विलायक क्या होगा, अधिक मात्रा में होगा। ठीक है, अब अपन क्या देखेंगे, इसके अंदर जो विलियन है उसकी सांद्रता की कौन कौन सी इकाइयाँ होंगी। विलियन के सांद्रता की इकाई, तो विलियन के जो सांद्रता की इकाई है वो टोटल 9 हैं। ठीक है, पहली होगी इसमें क्या, मोलरता। अपन एक डिस्कस करते चलेंगे आगे आगे, है ना। फर्स्ट वाली क्या होगी, मोलरता आएगी। अब मोलरता में क्या आएगा, मोल प्रति लीटर। बस इतना सा ही अगर आप ध्यान में रख लोगे तो इसकी डेफिनेशन भी आ जाएगी, उससे इसका फॉर्मूला भी आ जाएगा और इसके न्यूमेरिकल भी कर लोगे आराम से। बस इसका बस इतना सा याद रखना है। याद रखने के हिसाब से तो मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर मतलब एकांक आयतन में कितने मोल हैं वो मोलरता है। जितने भी मोल होंगे वो क्या होगी, मोलरता होगी। जैसे एकांक आयतन के अंदर 5 मोल है तो उसकी मोलरता कितनी होगी, 5 m हो जाएगी, ऐसे। ठीक है, अब इसकी अगर आप मान लो मोलरता को अपन m से दर्शाते हैं तो m। अब मोल प्रति लीटर, तो मोल आ गए यहाँ पे, और प्रति लीटर मतलब एकांक आयतन में मोलों की संख्या। तो मोलों की कौन सी संख्या होगी, विलय के मोल, विलय के मोल। और आयतन
लीटर में लिखेंगे, नीचे आयतन किसका आएगा, विलियन का, तो विलियन का आयतन। और विलियन क्या होता है, विलय और विलायक, इन दोनों को मिलाने से क्या बन जाता है, विलियन बन जाता है ना। तो कैपिटल एम कितना क्या हो गया, विलय के मोल डिवाइडेड बाय विलियन का आयतन। विलियन का आयतन किसमें, लीटर में, ठीक है, तो ये लीटर में है। अब विलय के जो मोल हैं, तो विलय के मोल हो चाहे विलायक के मोल हो चाहे विलियन के मोल हो, मोल की आपको क्या लिखनी है, मोल का सूत्र लिख दो आप। तो मोल क्या होता है, कैपिटल एम, कैपिटल एम इक्वल टू विलय के मोल, तो मोल का सूत्र लिख दो। मोल क्या होता है, भार डिवाइडेड बाई अणुभार, तो भार डिवाइडेड बाई अणुभार, तो भार भी किसका, मोल किसके हैं, विलय के, तो विलय का भार, और डिवाइड में क्या लिखोगे, विलय का अणुभार, विलय का अणुभार, ठीक है। और ये विलियन का आयतन, तो इसको मैं डायरेक्ट एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे, आयतन, है ना। तो ये विलय के मोल डिवाइड में क्या, विलियन का आयतन। अब मोल की जगह अपन ने लिख दिया भार बटा अणुभार, मतलब विलय का भार डिवाइड में विलय का अणुभार, और आयतन एक, तो वो आयतन ऐसे कैसे लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब कैपिटल एम इक्वल टू क्या आ जाएगा, जो भार है उसको अपन W लिख सकते हैं, वेट, ठीक है, तो इसको लिख दिया अपन ने क्या, W। और विलय के लिए अपन है ना हमेशा ही क्या लिखेंगे, A लिखेंगे। जब भी अपन इस पूरे चैप्टर के अंदर विलय लिखेंगे तब लिखेंगे A, और जब अपन विलायक लिखेंगे तब अपन क्या लिखेंगे, B। ये आपको इसके अंदर ध्यान में रखना है। अपने सिंबल बना लिया मान लो ऐसे कि भाई विलय के लिए अपन हमेशा A मानेंगे और विलायक के लिए क्या मानेंगे, B मानेंगे, ठीक है। तो विलय का भार मतलब वेट ऑफ A, वेट ऑफ A मतलब विलय का भार, और विलय का अणुभार मतलब विलय का अणुभार मतलब मोलिकुलर वेट ऑफ A, तो मोलिकुलर वेट ऑफ A मतलब विलय का अणुभार, ठीक है। अब उसके बाद में ये आयतन है, इसको, ठीक है, तो ये विलय का भार बटा विलय का अणुभार, ये मोल की जगह लिख लिया अपन ने, और आयतन, तो आयतन की जगह आयतन लिख दिया। फिर इसके अपन को सिंबल में लिख लिया, भाई विलय का जो भार था तो वेट ऑफ ए अपन ने विलय के लिए लिख रखा है, और मोलिकुलर वेट ऑफ A इंटू वी लीटर में, ठीक है। तो और इस लीटर को ml में चेंज किया, तो 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे। अब अपन ने ये छोटा सा ऐसे मैंने मन से एक न्यूमेरिकल बनाया, ठीक है, तो इसको ऐसे इसको सॉल्व कर लो बस, 32 से 32 कट जाएगा, और ये कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। तो इसकी जो m है वो कितनी आ जाएगी, 2 मोलरता इसकी आ जाएगी। ऐसे छोटा सा न्यूमेरिकल आता है आपके, है ना, ऐसे हर टॉपिक पे आएगा। अभी ये मोलरता अपन ने पढ़ लिया, इसके बाद में अपन ऐसी ही एक यूनिट है दूसरी, वो है क्या, नॉर्मलता, तो वो नॉर्मलता पढ़ेंगे अपन, नॉर्मलता। उसमें क्या था, मोल प्रति लीटर, और इसमें अपन के क्या आ जाएगी, तुल्यांक प्रति लीटर, ठीक है। इसमें अपन ने क्या लिखा था, मोल प्रति लीटर, और इसमें क्या याद रखेंगे अपन, तुल्यांक प्रति लीटर, बस इतना सा याद रखना है, तुल्यांक प्रति लीटर, ठीक है। तो ये नॉर्मलता क्या हो जाएगी, तुल्यांक प्रति लीटर। इतने से अपने का क्या फॉर्मूला भी बन जाएगा और इसकी डेफिनेशन भी बन जाएगी, तुल्यांक प्रति लीटर। तो ये एकांक आयतन में उपस्थित तुल्यांकों की संख्या को क्या कहते हैं, नॉर्मलता। एकांक आयतन ये में उपस्थित तुल्यांकों की संख्या को क्या कहेंगे, नॉर्मलता कहेंगे, ठीक है। अब नॉर्मलता का देखो, नॉर्मलता को किससे दर्शाएंगे, कैपिटल एम से, कैपिटल एन इक्वल टू क्या आएगी, तुल्यांक प्रति लीटर, मतलब तुल्यांकों की संख्या, और डिवाइड में क्या आएगा, आयतन, तो तुल्यांक की संख्या और डिवाइड में क्या आ जाएगा, आयतन, विलियन का आयतन। या फिर अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तुल्यांक की संख्या की जगह लिख सकते हैं अपन क्या, विलय के तुल्यांक, और डिवाइड में क्या लिखेंगे, विलियन का आयतन। तो विलय के तुल्यांक, विलय के तुल्यांक, और डिवाइड में क्या लिख देंगे, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, ठीक है। अब जो विलय के तुल्यांक और विलियन का आयतन है, उसमें तुल्यांक, वहां पे अपन ने क्या लिखा था, नॉर्मलता में
मोलरता में अपन ने क्या लिखा था, मोलरता में अपन ने ये लिखा है कि भाई जो मोल था उसका फॉर्मूला लिख दिया। अब तुल्यांक में क्या लिखेंगे, तुल्यांक का फॉर्मूला लिख देंगे। मोल का क्या था, भार बटा अणुभार, इसमें कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, भार बटा तुल्यांकी भार, बस इतना ही अंतर है। तो इसका तो n इक्वल टू क्या है, विलय का भार, विलय का तुल्यांकी भार इंटू आयतन। अब देखो इसको आप किसमें, सिंबल में अपन चेंज कर लेंगे। जो विलय का भार है उसको क्या लिखोगे, WA, वेट ऑफ ए। वेट ऑफ ए का क्या मतलब होगा, विलय का भार। फिर विलय का तुल्यांकी भार क्या हो जाएगा, EA, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए यानी विलय का तुल्यांकी भार। फिर इंटू आयतन, आयतन को V लीटर में लिख लो आप, V लीटर, ठीक है। अब इस लीटर को आप अगर ml में चेंज करो तो n इक्वल टू ये क्या बन जाएगा, WA बाई EA इंटू V, इसको लिख लिया ml में, तो मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 1000 से। तो ये n या नॉर्मेलिटी की क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसके बाद में देखो जो नॉर्मलता है ये इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, तुल्यांक प्रति लीटर हो जाएगी। अगर इसकी डेफिनेशन पूछे तो एकांक आयतन में उपस्थित तुल्यांकों की जो संख्या है उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मलता बोलेंगे, ठीक है। अगर इसका फॉर्मूला पूछे तो ये वाला हो जाएगा। अगर इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछ ले तब क्या करोगे, देखो इसके ऊपर जब न्यूमेरिकल अगर आपको सीधा तुल्यांकों की संख्या दे दे तब तो बनेगा आसान। अगर आपको तुल्यांकों की संख्या नहीं दे तब आपको पहले निकालना पड़ेगा क्या, तुल्यांकी भार। अणुभार तो जैसे आपको ऐसे पता है भाई CH3OH है। अब इसका जो अणुभार है वो तो कितना है, 32 है। मान लो C2H5OH है, उसका अणुभार कितना है, 46 है। H2SO4 है, उसका कितना है, 98 है, ऐसे। लेकिन इसका जो तुल्यांकी भार है अपने यहाँ पे लिखा है ना, भार बटा तुल्यांकी भार। इसका तुल्यांकी भार कैसे निकालोगे आप, देखो ऐसे, इसके अलग अलग 3 है। अगर अम्ल का तुल्यांकी भार निकालना हो तब क्या करोगे, जितने भी प्रतिस्थापित H प्लस है उससे भाग दे दोगे, प्रतिस्थापित H प्लस की संख्या, इससे क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, ठीक है। अगर कोई लवण है तो उसकी संयोजकता से भाग दे दोगे अणुभार में। अगर आपको लवण का निकालना है तो संयोजकता से क्या करोगे, भाग दोगे। जैसे मान लो ये है H2SO4, ठीक है। तो H2SO4 का मान लो अणुभार तो ये 98 है। अगर आपको तुल्यांकी भार निकालना है तो इसमें प्रतिस्थापित H प्लस कितने होंगे H2SO4 में, 2 होंगे, ये रहे H2, ठीक है। तो 98 और डिवाइड कितने हो जाएगा, 2, तो ये कितने आ जाएंगे, 49। तो इसका अणुभार तो कितना है, 98 है, और तुल्यांकी भार कितना है, 49 है, ऐसे होगा। अब जैसे CH3OH का पूछ लिया भाई कितना है, तो 32 और H प्लस कितना है, 1 है, तो ये 32 ही आ जाएगा, ऐसे आएगा इसका। अगर मान लो किसी लवण का अपने को काम में आ गया, जैसे Al2SO4 का होल थ्राइस है, अगर इसका आपको क्या चाहिए, इसका अगर आपको ये चाहिए तुल्यांकी भार, तो इसको कैसे निकालोगे, पहले एल्यूमिनियम जो सल्फेट है इसका अणुभार निकालोगे सबका, एल्यूमिनियम का 27, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, फिर इनको 4 से मल्टीप्लाई, एल्यूमिनियम को 27 को 2 से, फिर इनको जोड़ोगे, ठीक है। जोड़ करके क्या निकाल लोगे, इसका अणुभार निकाल लोगे। अणुभार में फिर डिवाइड किसका दोगे, इसको पहले तोड़ो, तो 2Al प्लस 3 और SO4 माइनस 2, ये कितने हैं, 3। तो यहाँ से भी और चाहे यहाँ से, दोनों में से कहीं से देख लो, यहाँ से भी कितना आ जाएगा, 2 3 6, तो 6 से भाग दोगे। यहाँ से भी कितने आएंगे, 2 3 6, तो 6 से भाग दोगे। जितना भी अणुभार आया उसमें किसी का भाग दोगे, 6 का भाग दोगे, तब उसका तुल्यांकी भार आएगा। तुल्यांकी भार निकालने के बाद में भार आपको वो खुद देगा, तुल्यांकी भार आपने निकाल लिया है ना, और आयतन वो आपको खुद देगा। तो जैसे अपने मोलरता का निकाला है वैसे कि वैसे सेम टू सेम सवाल इसका भी निकल जाएगा, ठीक है, इसमें कुछ ही दिक्कत नहीं है। उसके बाद में देखो अगला मोललता। मोललता देखो, मोललता क्या होता है, मोल प्रति केजी। इसमें आप अच्छे से डिफरेंस रखना, मोललता तो ये आ जाएगा मोल प्रति किलोग्राम। उसमें क्या था, मोल प्रति लीटर, वो क्या था, मोलरता। मोललता में मोल प्रति केजी, यानी कि
अच्छा, उसमें दोनों में अपने आज जो नीचे आयतन लिया था वो दोनों ही किसका लिया था, विलयन का लिया था। इसमें जो भार लेंगे वो किसका लेंगे, विलायक का लेंगे। ठीक है, तो ये विलायक का भार लेंगे, तो इसका पहले तो स्मॉल m से अपन दर्शाएंगे मोलेलिटी, ऐसे मोलेलिटी, है ना। अब मोलेलिटी स्मॉल m क्या होगा, मोलेलिटी देखो स्मॉल m मोल प्रति केजी है, तो विलय के मोल और विलायक का भाग। ठीक है, तो विलय के मोल, विलय के मोल और नीचे भार किसका आएगा, विलायक का, विलायक का भार। तो ये आ गया स्मॉल m, विलय के मोल और डिवाइड में क्या आ जाएगा, विलायक का भार आ जाएगा। अब विलय के मोल जो है ना स्मॉल m, मोल का वही फॉर्मूला भार डिवाइडेड बाई अणुभार आ जाएगा, है ना। तो विलय के मोल क्या आ जाएंगे, विलय का भार, विलय का भार और डिवाइड में क्या आ जाएगा, विलय का अणुभार, विलय का अणुभार। ठीक है, ऐसे आ जाएगा। अब ये विलायक का भार है, इसको ऐसे कैसे लिख दो, विलायक का भार, विलायक का भार। तो ये ऐसे कैसे हो गया, विलय का भार मोल की जगह दिया विलय का भार डिवाइडेड बाय विलय का अणुभार, और विलायक का जो भार था वो ऐसे कैसे आ गया। अब इसको सिंबल में लिख लो आप, जैसे विलय का भार है तो इसका क्या हो जाएगा, वेट ऑफ ए, विलय का अणुभार क्या आ जाएगा, मोलिकुलर वेट ऑफ ए, इंटू विलायक का भार क्या आ जाएगा, वेट ऑफ बी। बी क्यों लिखा है अपन ने, क्योंकि ये विलायक का भार क्या है, विलायक का है ये भार, इसलिए बी लिख दिया। ये दोनों विलय के थे तो ए लिख लिया। ये सारे चैप्टर में ऐसे चलेगा, ए का मतलब विलय होगा और बी का मतलब विलायक ही मानेंगे अपन, है ना। तो ये स्मॉल ए, अब ये केजी में है तो इसको आप अगर ग्राम में चेंज करोगे तो ये क्या आ जाएगा, डब्ल्यू ए डिवाइड में एम ए इंटू डब्ल्यू बी फिर इंटू 1000। तो ये क्या बन गया, इसका स्मॉल m का फॉर्मूला बन गया ऐसे, डब्ल्यू ए बाई एम ए इंटू 1000 और ये डिवाइड में क्या आ जाएगा, डब्ल्यू बी। डब्ल्यू बी क्या है, विलय का भार है, एम ए मोलिकुलर वेट ऑफ ए है और ये वेट ऑफ ए है यानी कि विलय का भार है। तो ये ऐसे फॉर्मूला बन जाएगा इसका। ठीक है, इसके बाद में मोललता, ये हो गई मोललता। मोललता के बाद में जो इसके ऊपर भी ऐसे ही आपको क्या क्या पूछा जा सकता है, इसका जो सबसे ज़्यादा मोललता के बारे में जो क्वेश्चन अब तक पूछा गया है कंपटीशन में भी और बोर्ड क्लास में भी, इसमें ये पूछा जाता है कि भाई सांद्रता की या विलयन के सांद्रता की इकाई की ऐसी कौन सी इकाई है जो तापमान के ऊपर निर्भर नहीं करती है, तो वो कौन सी है, मोललता है। ये क्वेश्चन सबसे अधिक बार पूछा गया क्वेश्चन है, ताप पर निर्भर नहीं करती, ताप पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, अब ये ताप पे निर्भर नहीं करती है मोललता। अब एक तो ये ऐसे पूछ ले भाई कौन सी इकाई है जो ताप के ऊपर निर्भर नहीं करती है, तो मोललता ताप पे निर्भर नहीं करती है। अगर आपको ऐसे पूछ ले भाई मोललता जो है वो ताप पे निर्भर नहीं करती है, क्यों नहीं करती है, ऐसे पूछे तो आप क्या बताओगे, जो नॉर्मलता थी वो मोल, उसके बाद में अपन ने पढ़ी, उस पहले पढ़ी थी मोलरता, वो उन दोनों में क्या आ रहा था, आयतन। यहाँ पे जो अपन ने लिखा विलायक का भार, इसकी जगह क्या आ रहा था, विलयन का आयतन। अब अगर आयतन आ रहा था तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओ चाहे टेम्परेचर घटाओ तो विलयन का जो आयतन है उसमें वो बढ़ेगा या घटेगा। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आयतन बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर घटाओगे तो आयतन घटेगा। तो जो मोलरता है और जो नॉर्मलता है या जो आगे अपन इकाइयाँ पढ़ेंगे उनमें यहाँ पे क्या आता है, आयतन आता है। और आयतन आने की वजह से क्या होता है कि उनका आयतन बढ़ता है या घटता है। अगर यहाँ पे जो राशि है वो बढ़ेगी या घटेगी, तो इस राशि में फर्क नहीं पड़ेगा, क्या पड़ेगा ना। अगर मान लो ये बढ़ेगी तो ये घटेगा, अगर ये घटेगा तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, विलायक का भार, उनमें दोनों में क्या आ रहा था, विलयन का आयतन। तो आयतन आने की वजह से वो टेम्परेचर पर निर्भर कर रही थी। जो स्मॉल m है या जो मोललता है वो टेम्परेचर के ऊपर निर्भर नहीं करती। और इसका कारण यही है कि इसमें क्या आता है, विलायक का भार आता है, आयतन नहीं आता। तो दो ही तरह से क्वेश्चन पूछता है इसमें, या तो इकाई पूछेगा तो मोल प्रति केजी, ये तो सिंपल की इकाई पूछ सकता है, ठीक है, डेफ फॉर्मूला पूछ सकता है, या फिर न्यूमेरिकल पूछ सकता है ना। ये जो अलग हटके क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो पूछा जाता है कि ताप पे कौन सी इकाई निर्भर नहीं करती, तो मोललता ताप पे निर्भर नहीं करती है, ऐसे पूछा जाता है।
उसके बाद में अपन 4 वाली यूनिट पढ़ेंगे। 4 वाली जो इकाई है इसकी वो कौन सी है? मोल भिन्न। मोल भिन्न। अब देखो मोल भिन्न क्या है। मोल भिन्न क्या होगा? अब देखो मोल भिन्न मतलब मोलों की भिन्न, या फिर अगर अपने पास में 2 या 2 से ज़्यादा रासायनिक पदार्थ हैं तो वो जो रासायनिक पदार्थ है ना उनका अपन क्या करेंगे, जिस भी घटक का अपने को मोल भिन्न निकालना है उसका मोल भिन्न क्या होगा? उसका मोल भिन्न ऐसे अपन खुद के मोल और नीचे टोटल मोल। जैसे अपने पास में 5 पदार्थ है, मान लो A है, फिर B है, C है, D है ना, और E है। अगर मान लो अपने पास में इनके जो मोल हैं, इसके मान लो 1 मोल है, इसका 1 मोल है, इसके कितने 2 मोल हैं, इसके 3 है, इसके 4 हैं और इसके 5 मोल है, ऐसे हैं। तो अगर आपको किसी की भी मोल भिन्न निकालनी हो, आपको मान लो कि D की मोल भिन्न निकालनी है ना, तो D की मोल भिन्न कैसे निकालोगे? D की मोल भिन्न, D की मोल भिन्न। तो मोल भिन्न का सीधा इतना सा याद रखना है कि भाई खुद के मोल और नीचे टोटल मोल। तो खुद के D के कितने मोल हैं? 4, तो नीचे तो लिख दो 4, और उसके बाद में टोटल मोल तो 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 और 5 15 हो गए, है ना। तो टोटल मोल कितने हैं? 15। तो नीचे कितने लिख दिए? 15 लिख दिए। तो D की जो मोल भी ना वो क्या आ जाएगी? खुद के मोल और डिवाइड में टोटल मोल, है ना। तो ये क्या होगी? मोल भी ना होगी। ऐसे अगर आपको C के पूछ ले मान लो, तो ऊपर तो क्या आएगी? 3, और नीचे कितने कुल मोल आ जाएंगे? तो कुल मोल कितने? 15, तो 3/15 आ जाएंगी, है ना। तो ऐसे मोल भिन्न निकालते हैं। अच्छा, मोल भिन्न के बारे में आपको मोल दे करके किसी का भी मोल भिन्न नहीं पूछेगा, ये आप फिक्स मान के चलो। आपको देखो ये तो मैंने समझाने के हिसाब से बता दिया भाई मोल भिन्न होती क्या है। खुद के मोल और नीचे टोटल मोल, खुद के मोल और डिवाइड में कुल मोल, ये होती है मोल भिन्न। इसमें जो क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है मोल भिन्न में, वो क्या पूछा जाता है कि सांद्रता की इकाइयों में से ऐसी कौन सी इकाई है जिसको जो किस पे निर्भर, जिसका कोई मात्रक नहीं होता है या जिसकी कोई इकाई नहीं होती है, तो मोल भिन्न होती है जिसकी कोई इकाई नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे भी मोल है, मोल तो मोल से मोल कट गया, तो मोल भिन्न की कोई इकाई नहीं होगी। तो ऐसे पूछते भाई कौन सी ऐसी सांद्रता की इकाई है जिसकी कोई मात्रक नहीं होता, जिसकी कोई इकाई नहीं होती, तो वो कौन सा होगा? मोल भिन्न होगा, है ना। इसका कोई मात्रक नहीं है, मोल है, मोल, मोल से मोल कट जाएगा, ऊपर भी मोल नीचे मोल, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो कैसे पूछा जाएगा आपको? मान लो अपने पास में 2 यौगिक हैं, एक है मैथिल एल्कोहल, है ना, मैथिल एल्कोहल, ठीक है, और इसका अपन ने ले रखा है कितना ग्राम? 64 ग्राम। दूसरा अपने पास में मान लो है एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, और इसका अपने पास में कितना है? 46 ग्राम है। ठीक है, ये क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, ऐसे पूछा जाएगा कि मैथिल एल्कोहल का 64 ग्राम लिया है और एथिल एल्कोहल का कितना ग्राम लिया है? 46 ग्राम लिया है। उसके बाद में आपको ऐसे पूछेगा कि मैथिल एल्कोहल का मोल भिन्न बताओ या फिर एथिल एल्कोहल की मोल भिन्न बताओ। तो अपन पहले निकाल लेते हैं मैथिल एल्कोहल की मोल भिन्न। मैथिल एल्कोहल की मोल भिन्न, मैथिल एल्कोहल की मोल भिन्न। अब देखो मैथिल एल्कोहल की मोल भिन्न निकालनी है तो ऊपर किस क्या लिखोगे? मैथिल एल्कोहल के मोल, और नीचे क्या लिखोगे? दोनों के टोटल मोल, मैथिल एल्कोहल के भी मोल और एथिल एल्कोहल के मोल। ठीक है, तो ऊपर तो किसके? मैथिल एल्कोहल के मोल, मैथिल एल्कोहल के मोल, और नीचे क्या लिखोगे? दोनों के मोल यानी कि कुल मोल। ठीक है, अब अपने को सवाल में क्या दे रखा है? देखो इसमें मैथिल एल्कोहल का वेट दे रखा है और एथिल एल्कोहल का भी वेट दे रखा है। तो पहले तो इसके और इसके, मैथिल एल्कोहल के भी एथिल एल्कोहल के, दोनों की क्या निकालोगे? पहले दोनों की निकालो आप मोल। तो इसके मैथिल एल्कोहल CH3OH, CH3OH, ठीक है, इसके आप मोल निकालोगे तो भार बटा अणुभार। तो मैथिल एल्कोहल का भार कितना दे रखा है अपने को? 64 ग्राम दे रखा है, और अणुभार देखो यहाँ से 3 और 1 4 और 16 20 और 12 32। ठीक है, तो ये आ गए 32,
तो अब कितना आ जाएगा, 2 मोल आ जाएंगे इसके। अब इसका कितने आ जाएंगे, एथिल अल्कोहल के, ये एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला, ठीक है। तो एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला, तो अब इसका भार बटा अणुभार, भार कितना दे रखा है अपने को 46 ग्राम, और इसका अणुभार भी कितना होगा 46 ग्राम, ठीक है। तो अब इसके कितने मोल आए, 1 मोल, 1 मोल। अब निकालो मेथिल अल्कोहल की मोल भी निकालें, तो ऊपर तो मेथिल अल्कोहल की मोल, तो मेथिल अल्कोहल की कितना मोल है, ऊपर देखो 2 और नीचे कुल मोल, तो 2 और 1 3, तो 2/3। तो जो मेथिल अल्कोहल है उसकी मोल भी ना जाएगी कितनी, 2/3। अब अगर आपको एथिल अल्कोहल की पूछ ले, मान लो कि भाई एथिल अल्कोहल की बताओ, एथिल अल्कोहल की मोल भिन्न पूछे, मोल भिन्न, तो ये कितनी आ जाएगी, ऊपर तो एथिल अल्कोहल के मोल तो कितने 1 और नीचे कुल मोल तो 3, तो 1/3 आ जाएगी। अब इन दोनों को जोड़ो, 2/3 और 1/3 1 हो जाएगा वापस। तो इससे क्या निकला, ये तो अपने न्यूमेरिकल किया है ना, पर इसका अर्थ क्या निकला कि जितने भी अपन घटक कण लेंगे या जितने भी घटक पदार्थ होंगे, चाहे वो 1 हो 5 हो 10 हो कितने भी हो, उनके सबकी मोल भी निकालेंगे ना, उनका जो टोटल आएगा वो हमेशा 1 ही आएगा। किसी भी एक घटक की जो मोल भिन्न आएगी ना, वो किसी भी एक घटक की मोल भिन्न न तो 1 से ज़्यादा आएगी और न 1 आएगी, 1 से हमेशा कम ही आएगी, ज़्यादा कभी नहीं आएगी, 1 भी नहीं आएगी किसी भी घटक की। अगर 2 घटक भी हैं तो 1 भी नहीं आएगी उसकी मोल भिन्न। तो अगर आप कोई न्यूमेरिकल कर रहे हो और आंसर आ गया 1 से ज़्यादा, तो मान लेना गलत है ना। तो मोल भिन्न एक तो ऐसे ध्यान रखोगे कि भाई, और उन सबको जोड़ोगे ना, जैसे 3 घटक हो जाते इसमें, तो तीनों की मोल भिन्न निकालते और तीनों को जोड़ते तो आंसर कितना आता, 1 आता। तो एक ये लाइन भी इसमें याद रखने की चीज़ होती है कि जो मोल भिन्न है ना, मोल भिन्न वो सभी घटक पदार्थों की भिन्नों घटक पदार्थों की भिन्नों का योगफल कितना होगा, 1 होगा। अगर आपने किसी की भी कितने भी पदार्थ, अगर मान लो 5 पदार्थ हैं, तो सबकी 1/5 है, किसी की 1/5, किसी की 2/5, किसी की 3/5 ऐसे है, तो उनका सबका योगफल कितना आएगा, 1 आएगा। और किसी का भी मान है ना 1 से ज़्यादा नहीं आएगा, 1 भी नहीं आएगा, तो सभी मोल भिन्नों का योगफल कितना आएगा, 1 आएगा। ये याद रखोगे। अब इसमें अपन ने क्या क्या पढ़ा है, एक तो मोल भिन्न क्या होगी, खुद के मोल और टोटल मोल। दूसरी चीज़ क्या होगी, मोल भिन्न में आपको कभी भी ऐसा नहीं देगा कि भाई इसके 2 मोल है, इसके 5 मोल है, इसकी मोल भिन्न बताओ। या तो वो आयतन देगा, या अणुओं की संख्या देगा, है ना, या इसका भार देगा, फिर आपको उसके मोल निकालने के बाद में उसकी मोल भिन्न निकालोगे, ठीक है। तो ऐसे निकालना है। दूसरी चीज़ इसकी, अगर आपको पूछ ले भाई विलयन के सांद्रता की ऐसी कौन सी इकाई है जिसकी क्या नहीं होती है, ये कोई भी मात्रक नहीं होता है, तो वो क्या होगा, मोल भिन्न होगा। मोल भिन्न का कोई भी मात्रक नहीं होता है ना। और ताप पे निर्भर कौन नहीं करता, मोललता ताप पे निर्भर नहीं करती, ये भी ताप पे निर्भर नहीं करता, पर ज़्यादातर आंसर मोललता ही लिखना है आपको, है ना। तो ऐसे ये मोललता का वो फेमस क्वेश्चन है, इसका एक भाई किसकी मात्रक नहीं होता है, या फिर इसका न्यूमेरिकल। इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा आता है ना। और जो अपनी सांद्रता की इकाइयाँ पढ़ रहे हैं, उन इकाइयों में से हमेशा लगभग यही कोशिश होती है कि भाई है ना वही आता है, न्यूमेरिकल आता है, 1 नंबर का छोटा सा न्यूमेरिकल आता है। ऐसे भी नहीं को भाई खूब लंबा चौड़ा न्यूमेरिकल आ गया और आपके समझ में ही नहीं आया, ऐसे कुछ नहीं होने वाला, है ना। तो ये मोल भिन्न होगी। अगली देखो, अगली इकाई क्या हो जाएगी, सांद्रता की इकाइयों में से अगली क्या हो जाएगी, द्रव्यमान प्रतिशत मात्रा। द्रव्यमान प्रतिशत मात्रा, है ना। अब द्रव्यमान प्रतिशत मात्रा क्या होती है, द्रव्यमान प्रतिशत जो मात्रा होती है वो क्या होगी, विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान और डिवाइड में विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान और मल्टीप्लाई में 100। ऐसे ये 3 इकाई है ना, सेम ही है ना। तो द्रव्यमान प्रतिशत मात्रा में विलय का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान डिवाइड में और मल्टीप्लाई में क्या लिखोगे, 100 लिखोगे, है ना। तो विलय का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान इनटू
100। तो द्रव्यमान प्रतिशत मात्रा ऐसे ही है ना, सेम टू सेम अगली इकाई है आयतन प्रतिशत मात्रा। आयतन प्रतिशत मात्रा, इसका क्या हो जाएगा, विलय का आयतन, विलय का आयतन, और डिवाइड में क्या जाएगा, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, और मल्टीप्लाई में क्या लिखोगे, 100 लिख दोगे, है ना, आयतन प्रतिशत मात्रा में। अगली इसकी यूनिट है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत मात्रा। इसका क्या बनाओगे, विलय का द्रव्यमान, और नीचे क्या लिखोगे, विलयन का आयतन, और मल्टीप्लाई में क्या लिखोगे, 100। ये तो है ना इसके फॉर्मूले हुए। देखो इनके ऊपर अभी तक कोई न्यूमेरिकल नहीं आया, या तो मोलरता पे आएगा या नॉर्मलता पे आएगा। मोल भी इनका सबसे ज़्यादा चांस रहते हैं, है ना, इन पे ही आता है ज़्यादातर न्यूमेरिकल। फिर भी इनका भी देख लो। अगर आपको द्रव्यमान प्रतिशत मात्रा पूछे किसी भी पदार्थ की, तो ऊपर तो क्या लिखोगे, विलय का द्रव्यमान, नीचे विलयन का द्रव्यमान, मल्टीप्लाई में 100। अगर आयतन प्रतिशत मात्रा पूछे तो विलय का आयतन, नीचे विलयन का आयतन, और मल्टीप्लाई में 100। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत मात्रा पूछे तो ऊपर तो विलय का द्रव्यमान, विलयन का आयतन, और मल्टीप्लाई में क्या लिखोगे, 100 लिखोगे। तो इससे ये हो जो 3 फॉर्मूले ना, इनसे ज़्यादा से ज़्यादा आपको फॉर्मूला भी नहीं पूछा जाएगा, आप ऐसे मान लो इसका, इन तीनों यूनिट का। तो फिर भी अगर आपको थोड़ा सा और बताता हूँ मैं इनके बारे में, है ना। इसमें देखो, अगर आपको इसकी डेफिनेशन बाय द्रव्यमान आयतन, द्रव्यमान प्रतिशत मात्रा क्या होती है ऐसे पूछे तो क्या करोगे आप, विलय के द्रव्यमान की वह मात्रा जो विलयन के द्रव्यमान के 100 बाहर भागों में उपस्थित हो, उससे क्या कहेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत मात्रा। अगर आयतन प्रतिशत मात्रा पूछे तो विलय के आयतन की वह मात्रा जो विलयन के आयतन के 100 बाहर भागों में उपस्थित हो, उसको क्या बोलेंगे, आयतन प्रतिशत मात्रा। अगर द्रव्यमान आयतन प्रतिशत मात्रा पूछे तो विलय के द्रव्यमान की वह मात्रा जो विलयन के आयतन के 100 बाहर भागों में उपस्थित हो, उसको क्या बोलेंगे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत मात्रा। ठीक है। अब इसके बाद में अगली देखो, अगली इसकी यूनिट है ppm, पार्ट्स पर मिलियन, है ना, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। और उसके अगली है ppb, यानी कि पार्ट्स पर बिलियन, है ना। अब देखो मिलियन का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 6, बस इतना सा ध्यान में रखना है। और बिलियन का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 9। इससे आप फॉर्मूले बना लोगे इन दोनों के, है ना। मिलियन का मतलब 10 की पावर 6 होता है, और बिलियन बी का मतलब होता है बिलियन, बिलियन में नहीं 10 की पावर 9 होता है। इसके जैसा ही फॉर्मूला बना, जैसे विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, विलयन ऊपर विलय का द्रव्यमान डिवाइड में विलयन का द्रव्यमान इंटू 100 है, उसके जैसे इसका फॉर्मूला पार्ट्स पर मिलियन का अगर आपको बनाना है तो ऊपर तो वही विलय का द्रव्यमान, नीचे विलयन का द्रव्यमान, और मल्टीप्लाई में क्या लिखोगे, 10 की पावर 6 लिखोगे आप, है ना। तो ppm का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऊपर तो विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान, और नीचे क्या लिखोगे, विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, और मल्टीप्लाई में क्या लिखोगे, 10 की पावर 6 लिखोगे, है ना। ऐसे इसका बनाओगे ना पार्ट्स पर बिलियन का, तो इसका भी सेम ऐसे बनेगा, ऊपर तो विलय का द्रव्यमान, नीचे विलयन का द्रव्यमान, और मल्टीप्लाई में क्या लिखोगे, 10 की पावर 9। ऐसे ही है, जैसे द्रव्यमान प्रतिशत मात्रा है ना, तो विलय का विलयन का द्रव्यमान, और मल्टीप्लाई में 100% का आ गया, है ना। और मिलियन का लिखोगे तो मल्टीप्लाई में 10 की पावर 6 लिख दोगे, और बिलियन का लिखोगे तो क्या लिखोगे, 10 की पावर 9 लिख दोगे बस, है ना। ऐसे फॉर्मूले बन जाएंगे। तो ये टोटल 9 इकाई थी जो अपन ने पढ़ी है सांद्रता की इकाइयों में, है ना। सबसे पहले कौन सी पढ़ी थी, मोलरता। मोलरता क्या होगी, मोल प्रति लीटर। बस मोलरता में आपको इतना सा याद रखोगे ना, मोल प्रति लीटर, उससे आपका सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसमें फॉर्मूला भी बन जाएगा, उसका मात्रक भी आ जाएगा, उसके ऊपर अगर कोई न्यूमेरिकल आ जाएगा तो फिर वो भी आ जाएगा,
है ना। तो सबसे फर्स्ट देखो आप वापस से जो भी अपन ने आज पढ़ा है उसका रिव्यू कर लेते हैं, बस एक ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 मिनट में, है ना। तो फर्स्ट अपने पढ़ा कौन सा, मोलरता। मोलरता का अपन ने क्या लिखा, मोल प्रति लीटर, है ना। और इसको एम से दर्शाया था, और इसका क्या बना था, WA डिवाइड बाई MA इंटू 1000 इंटू VML में, ये कैपिटल M का फॉर्मूला बनाया था अपने मोलरता का। दूसरा अपन ने कौन सा पढ़ा, नॉर्मलता। नॉर्मलता, है ना, कैपिटल N या नॉर्मेलिटी। इसका क्या लिखा था अपने, तुल्यांक प्रति लीटर। अब तुल्यांक प्रति लीटर में N का क्या बनाया था, वेट ऑफ A अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ A इंटू 1000 इंटू VML में। अब देखो इन दोनों में क्या अंतर है, इसमें है मोल प्रति लीटर, इसमें तुल्यांक प्रति लीटर। अब इसमें वेट ऑफ ए अपन मोलिकुलर वेट ऑफ ए है, इसमें भी वेट ऑफ ए अपन इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए है, बस इतना सा ही अंतर है, बाकी दोनों सेम के सेम है। तीसरा देख लो, मोललता। मोललता, अब मोललता को किससे, स्मॉल m से दर्शाया था, और इसकी अपने यूनिट कौन से निकाली थी, मोल प्रति kg। और इसका स्मॉल m का फॉर्मूला क्या बना था, वेट ऑफ A अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ A इंटू WB विलायक का भार और इंटू 1000। तो ये क्या बन गया था, इसका बन गया था। फिर अगला अपन ने पढ़ा था कौन सा, मोल भिन। ठीक है, तो मोल भिन का अपन ने क्या, एक मोललता में अपन ने ये ताप पे निर्भर नहीं करती है, याद रखोगे, ताप पर निर्भर नहीं, ताप पर निर्भर नहीं करती है। और इसमें मोल भिन में XA प्लस XB इक्वल टू हमेशा 1 होगा। एक तो ये पढ़ा कि भाई जितने भी मोल भिन है उनका सबका टोटल क्या आएगा, 1 आएगा हमेशा। एक तो अपन ने ये पढ़ा था, ठीक है। और मोल भिन अगर निकालना है किसी का तो उसका क्या लिखोगे, खुद के मोल, है ना, और डिवाइड में क्या लिखोगे, कुल मोल, कुल मोल। ठीक है, तो ये 4 इकाई तो ये हुई। उसके बाद में अपन ने 5वीं कौन सी पढ़ी थी अभी, 5वीं द्रव्यमान प्रतिशत मात्रा, फिर आयतन प्रतिशत मात्रा, फिर द्रव्यमान आयतन प्रतिशत मात्रा, फिर ppm और फिर ppb। 5वीं द्रव्यमान प्रतिशत मात्रा, उसका क्या पढ़ा था, विलय का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, और मल्टीप्लाई में क्या लिखोगे, 100। फिर 6वीं आयतन प्रतिशत मात्रा, आयतन प्रतिशत मात्रा, इसमें क्या लिखोगे, ऊपर तो वही विलय का द्रव्यमान, नीचे विलयन का द्रव्यमान, है ना। और मल्टीप्लाई में क्या लिखोगे, आयतन प्रतिशत मात्रा है ना, दोनों में आयतन ही आएगा यहाँ पे, विलय का आयतन और विलयन का आयतन, और मल्टीप्लाई में क्या लिखोगे, 100 लिखोगे, है ना। फिर द्रव्यमान आयतन प्रतिशत मात्रा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत मात्रा, इसमें भी ऊपर द्रव्यमान है तो विलय का द्रव्यमान, नीचे विलयन का द्रव्यमान, और मल्टीप्लाई में क्या लिखोगे, 100। उसके बाद में अगली 8वीं ppm पार्ट्स पर मिलियन, इसका क्या लिखोगे, ऊपर विलय का द्रव्यमान, नीचे विलयन का द्रव्यमान, और मल्टीप्लाई में क्या लिखोगे, 10 की पावर 6। उसके बाद में 9वीं कौन सी है, ppb। इसकी क्या होती है, विलय का ऊपर द्रव्यमान, नीचे विलय का द्रव्यमान, और मल्टीप्लाई में 10 की पावर 9। अगर पार्ट्स पर मिलियन के अगर आयतन में पूछे, है ना, तो ऊपर विलय का आयतन, नीचे विलयन का आयतन, और मल्टीप्लाई में क्या लिख दोगे, 10 की पावर 6 लिख दोगे। पार्ट्स पर बिलियन में ऊपर विलय का ये आयतन, नीचे विलयन का आयतन इंटू 10 की पावर 9 लिख दोगे, है ना। तो टोटल ये क्या हो जाएगी, यहाँ तक आ जाएगा, अपनी पूरी 9 यूनिट हो गई है।